अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स को डिफ़ाइन और एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने उसको एक एज़ ए प्रोसेस और आप लोग उसको कैसे उसके पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स की टाइप्स आती हैं, जिसमें कुछ कॉमन टाइप्स हैं जो कि पाकिस्तान, इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती हैं। ये एज़ पर कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के मुताबिक वो दोनों इन तमाम एलसीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं जो आपके सामने नज़र आ रही हैं। मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा और जिससे आप लोगों की जो लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स की जो टाइप्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। जो लास्ट मैंने लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स के हवाले से टॉपिक अपलोड किया था, अगर वो आप देखना चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन समझना चाहते हैं, उसका प्रोसेस समझना चाहते हैं, तो वो ऊपर दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। आई बटन प्रेस करके जाकर वीडियो देखें, उसको लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो मेरे वीडियोस को पूरा देखें ताकि आप लोगों को कंटेंट समझ आए। अब चलते हैं, कुछ कॉमन टाइप्स हैं जो लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स की यूज़ होती हैं। वो उनमें रिवोकेबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स, इररिवोकेबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स, कंफर्म लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स, स्टैंड बाय लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ़ क्रेडिट एंड ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट। जो आपके कस्टमर्स होते हैं, जो सेलर और बायर हैं, वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन तमाम एलसीज़ को यूज़ करते हैं। सबसे पहले है रिवोकेबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स। ये पाकिस्तान में बिल्कुल बैंड है, बल्कि काफ़ी मुल्कों में ये बैंड है, क्योंकि रिवोकेबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स वो होती है जिसमें इशूइंग बैंक अपनी कंसेंट से, अपनी मर्ज़ी से इस लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स को कैंसिल कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो इसके बाद आती है इररिवोकेबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स। इररिवोकेबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स वो होती है जिसमें अगर लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो दोनों पार्टीज़ यानी बायर और सेलर को एक दूसरे की कंसेंट को एग्री करना पड़ता है, जिसके बाद उसमें चेंज कर सकते हैं। तो अब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो इररिवोकेबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स यूज़ हो रहा है। यूसीपी 600 कहता है कि अगर किसी क्रेडिट में ये मेंशन भी नहीं है कि ये इररिवोकेबल है या रिवोकेबल है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इररिवोकेबल होती है। इसके बाद आती है कंफर्म्ड लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स। कंफर्म्ड लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर किसी मुल्क में किसी बैंक को और या किसी बायर को जहाँ से एलसी इशू हो रही है उस इशूइंग बैंक के ऊपर या उस कंट्री के ऊपर एतमाद नहीं होता, या उनके साथ उनका कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता जिसको हम आरएमए कहते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एग्रीमेंट नहीं होते। तो वो उनसे तकाज़ा करते हैं कि आप इसको किसी दूसरे बैंक से, किसी दूसरे या किसी थर्ड बैंक से जिनके साथ उनकी पुरानी रिलेशन है या जिन पर उनको एतमाद है, उससे उनको कंफर्म करवा कर दें। तो कंफर्म लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स जो है, नाम से जैसे आपको लग रहा है कि कंफर्मेशन ली जाती है। जैसे कि एक बैंक ए है जो कि लेटर ऑफ़ क्रेडिट इशू कर रहा है, और एक बी है जहाँ पे लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स एडवाइज़ होना है। तो इसके अलावा एक सी बैंक भी होता है जो कि अपनी कंफर्मेशन ऐड करता है कि ये जो लेटर ऑफ़ क्रेडिट ए ने ओपन किया है, ये इसके जो कंटेंट्स हैं या पेमेंट की ज़िम्मेदारी सी जो है वो परसू करेगा इन केस ऑफ ए पेमेंट नहीं करता। अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स वो होते हैं जिसमें कोई और बैंक गारंटर नहीं बनता, बल्कि जो इशूइंग बैंक है वो उसी की गारंटी काफ़ी होती है। इसके बाद आता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स। स्टैंड बाय लेटर ऑफ़ क्रेडिट एज ए गारंटर के तौर पर यूज़ होता है जहाँ पर हाई रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट हो। ये एक बैकअप पेमेंट मेथड के तौर पर यूज़ होता है, यानी कि जो बायर और सेलर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें अगर किसी पेमेंट या किसी कंडीशन मीट करने में बायर फेल हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो ये एज ए बैकअप यूज़ होता है और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बैक करता है।
इसके बाद आता है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स सेम बायर और सेलर के लिए जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन है उसके लिए यूज़ होती हैं। ये वहाँ यूज़ हो रही होती हैं जहाँ पर एक सेलर ने सेम बायर को मल्टीपल शिपमेंट्स करनी हो। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर $1,00,000 की या $1 मिलियन की एक एलसी खुली हुई है या एक लाइन दी हुई है बैंक ने, तो ये उसको रिवॉल्व करती रहती है। मकसद कि अगर 1 मिलियन में से अगर 5 लाख यूज़ हो गया और उसके बाद बायर ने 5 लाख की पेमेंट कर दी, तो ये ऑटोमेटिकली रिवॉल्व हो जाती है, जिससे ये होता है कि कस्टमर आपस में विदाउट एनी हेजिटेशन मल्टीपल शिपमेंट्स और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पर एलसी ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट्स होती है जिसमें जो सेलर है या जिसे बेनिफिशियरी कहा जाता है वो एज ए इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा होता है। बेसिकली उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है और आगे जो मैन्युफैक्चरर है वो कोई और होता है। तो इसमें जो बेनिफिशियरी है या एक्सपोर्टर है वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है या अपनी एलसी की जो अमाउंट है वो या शिपमेंट्स हैं वो किसी भी एक या दो पार्टीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसमें जब आप अगर इस तरह की एलसीज़ देखेंगे तो उसमें जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स में बेनिफिशियरी में फ़र्स्ट बेनिफिशियरी, सेकंड बेनिफिशियरी और थर्ड बेनिफिशियरी आ रहे होते हैं, जिसमें उनके नाम लिखे होते हैं, जिससे वो पता लग जाता है कि ये जो मेन बेनिफिशियरी है ये मेन बेनिफिशियरी एज ए सप्लायर या एज ए कॉन्ट्रैक्टर है, जबकि शिपमेंट जो होनी है वो सेकंड या थर्ड बेनिफिशियरी से होनी है। बाय पार्ट या मुकम्मल जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी आज की लेटर ऑफ क्रेडिट्स की टाइप। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर इसमें से कोई आपको चीज़ जो कि समझ नहीं आती, आप वो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है वो देना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं जो कि मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।